नमस्कार, जय जोहार साथियों। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हो चला है। 3 सीटों में 11 लोकसभा सीटों वाली छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हुए। 7 मई को अंतिम चरण के वोट डाले गए थे। इस बार छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा का चुनाव रहा वो बेहद रोचक रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस सीट पर सबकी निगाहें टिकी थी वो है राजनांदगांव लोकसभा की, क्योंकि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान में उतरे थे। बता दें साथियों कि इस बार राजनांदगांव लोकसभा सीट पर पिछले बार की तुलना में ज्यादा वोटिंग हुई है और शहरी क्षेत्रों से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग हुई है। ऐसा माना जाता है कि जब वोट प्रतिशत बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बदलाव की लहर और बदलाव की सुगबुगाहट नजर आती है। अब जब ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग परसेंट बढ़ने की बात निकलकर सामने आ रही है तो लगातार अटकलें भी बढ़ने लगी है, क्योंकि भूपेश बघेल जो हैं वो किसानों मजदूरों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं और उन्होंने खुद अपने लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए लगातार मजदूरों ग्रामीणों के साथ मिलकर सभाएं की, महिलाओं के साथ सभाएं की। लेकिन इस बार ये हैरान करने वाली बात रही कि पुरुष वोटरों की तुलना में महिला वोटरों की संख्या यहां पर ज्यादा है राजनांदगांव में। लेकिन इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस बार इस मतदान के महापर्व में हिस्सा नहीं लिया। बहरहाल अब वोटिंग तो हो गई, लेकिन अब उसके बाद का माहौल कैसा है, किस तरह के अनुमान निकलकर सामने आ रहे हैं। वोटर बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं। ऐसे में जो वहां के स्थानीय पत्रकार हैं उनका विश्लेषण क्या कुछ कहता है, पहले आपको सुनाते हैं। मुद्दे तो देखा जाए तो राजनांदगांव लोकसभा में मोदी वर्सेस भूपेश बघेल चला है। संतोष पांडे जो है वो अपनी जगह सही है, लेकिन क्या मोदी के नाम पे उन्होंने चुनाव लड़ा। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का जाना पहचाना चेहरा है, इसलिए इतना तो कहना पड़ेगा कि एक बड़ा इसलिए टफ पोजीशन है राजनांदगांव का। हाँ, इस बार का जो चुनाव हुआ है वो चेहरे पे हुआ है कि उम्मीदवार के जनता की पहली पसंद बनी रही है। जनता की पहली पसंद तो मोदी है पूरे देश में, ये तो आपको भी पता होना चाहिए। लेकिन राजनांदगांव में क्या है, जो एक निष्क्रिय सांसद का जो ठप्पा लगा हुआ था उसके कारण यहाँ भूपेश बघेल हावी दिखा। अपन लोग प्रेस वाले हैं कि बड़ा जो रहता है देश का, अगर प्रधानमंत्री कोई है तो उसके बाद वो बहुत कम होता है कि कोई मंत्री बने वहाँ पे। उसी प्रकार भूपेश बघेल जो है पाटन विधानसभा का भी खाली विधायक है, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री है, वो स्वाभाविक रूप से पाटन विधानसभा छोड़ेगा और राजनांदगांव पे पूरा ध्यान देगा। और राजनांदगांव पे ध्यान देगा तो एक बड़ा चेहरा है, राजनांदगांव वासियों को उसका लाभ जरूर मिलेगा। चारों तरफ से लाभ मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जैसा कि आपने देखा कि राजनांदगांव के एक वरिष्ठ पत्रकार ने ये जानकारी दी कि किस तरह से भूपेश बघेल के यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरने से अंडरकरंट की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि अगर भूपेश बघेल सांसद बन जाते हैं तो फिर पाटन लोकसभा, माफ कीजिएगा, पाटन की विधानसभा की जो सीट है वहां पर कौन उनकी जगह ले सकता है। हालांकि ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये बात जरूर कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल जिस तरह से यहाँ पर लोकप्रिय है और उनकी एक अलग ही छवि है, वो बहुत ज्यादा मुखर वक्ता है, तेज तर्रार नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। ऐसे में सेंट्रल में उनकी जगह ज्यादा है, यानी कि कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी कमजोर हो गई है, ऐसे में भूपेश बघेल उनके लिए संकट मोचन जरूर साबित हो जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां के स्थानीय पत्रकार कह रहे हैं। पहले सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है। महिलाओं ने कम वोट किया है। उसके बाद वही हाल शहरी में भी अपन देखें तो शहरों में भी जो वोटिंग कम हुई है, राजनांदगांव शहर में भी वोटिंग का परसेंटेज जो है वो कम हुआ है शहरी इलाकों में। ग्रामीण में तो ठीक है, लेकिन शहरी इलाकों में कम हुआ है। तो देखते हैं अब जो 4 जून को पता चलेगा कि किस करवट बैठते हैं। कि भूपेश बघेल के पास अभी होने को कुछ नहीं है, उनके पास जो है वो पाने के लिए है। जब तो प्रदेश में सरकार चले गई उसके बाद लेकिन वो चुनाव जीत कर आए हैं और अब पार्टी हाईकमान ने उनको राजनांदगांव संसदीय सीट के चुनाव में मैदान में उतारा। और उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि जब प्रदेश के कई दिग्गज नेता संसदीय चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे, उस स्थिति में भूपेश बघेल ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और राजनांदगांव में आके न सिर्फ उन्होंने राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र बल्कि उनके इस चुनाव लड़ने के कारण आसपास की सीटों पर भी उनका प्रभाव देखा गया है। अब जो आप जैसा आप पूछ रहे हैं कि उनका भविष्य को लेके, तो देखिए अभी जैसे यहाँ का तीसरा चरण का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद भूपेश बघेल जी जो है अभी जहाँ राहुल गांधी जी रायबरेली में चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर उनको प्रभारी बनाया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका भविष्य जो है वो काफ़ी वो है। और वैसे भी जब
उनकी सरकार थी तो उनका दिल्ली का जो संपर्क था वो काफ़ी अच्छा रहा है। और क्योंकि कांग्रेस में लीडरशिप जो है दिल्ली स्तर पर उसमें कुछ कमी है, और उसको उनको ऐसा लगता है कि एक ओबीसी नेतृत्व के रूप में उनको दिल्ली हाईकमान काफ़ी पसंद करती है, इसलिए उनका भविष्य जो है संगठन में काफ़ी मुझे स्ट्रांग दिखता है। तो जैसा कि आपने देखा कि पत्रकारों का ये मानना है जो वहां पर रहते हैं कि राजनांदगांव में जिस तरह से संतोष पांडे को दोबारा बीजेपी ने मौका दिया, वो पहले से यहाँ पर सांसद थे लेकिन निष्क्रिय सांसद, लापता सांसद के तौर पर उन्हें जाना जाता था। ऐसे में जब भूपेश बघेल की यहाँ पर एंट्री होती है तो यहाँ पर भूपेश बघेल का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है, यानी कि पांडे की तुलना में यहाँ पर भूपेश बघेल ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। हालांकि ये तो आने वाला 4 जून को रिजल्ट ही बताएगा कि इस बार राजनांदगांव में जीत का ऊंट किस करवट बैठता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही साथियों। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।